हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग क्रिटिकल एंगल पढ़े, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ हम लोग ने एप्लीकेशन पढ़ा। उसमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हम पढ़े, और जब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का पहला फिगर डिस्कस किए थे तो उसको बाय मिस्टेक हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बोल दिया था, तो उसको आप करेक्ट करके पढ़ेंगे। दैट वाज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और भी चीज़ हम लोग डिस्कस किए, मिराज, लूमिंग वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। आप लिखेंगे हेडिंग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। जब स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ स्फेरिकल सरफेस दो तरह का होगा, एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और कनकेव स्फेरिकल सरफेस। यहाँ भी दो कंडीशंस होंगे, जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही होगी। रेयरर से डेंसर एंड डेंसर टू रेयरर, ये दो कंडीशंस होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, इसको आप लिख लिए होंगे, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। देखो बच्चों, मान लीजिए कोई ये कन्वेक्स सरफेस है, सपोज दिस इज कन्वेक्स सरफेस, और इस कन्वेक्स सरफेस में, इस कन्वेक्स सरफेस का अपना कुछ रेडियस होगा, कोई ना कोई इसका सेंटर होगा जिसको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। पोल और सी के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस सरफेस का कोई पार्ट हम ले लिए हैं, ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसका हम एक पार्ट लिए हुए हैं। और देखो बच्चों, इस पार्ट को हम इस ढंग से शो किए हुए हैं, ये इस ढंग से शो किए हुए हैं। रिफ्रैक्शन हमारा कहाँ पर हो रहा है बच्चों? रिफ्रैक्शन हमारा हो रहा है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर। रिफ्रैक्शन हो रहा है हमारा कन्वेक्स सरफेस, स्फेरिकल सरफेस को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी और सी के बीच के बोलते हैं डिस्टेंस को, ये पॉइंट पी है, पी और सी के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम को हम μ1 लिखेंगे और डेंसर मीडियम को हम μ2 लिखेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, रेयरर को हमेशा μ1 लिखेंगे और डेंसर को μ2 लिखेंगे। अब देखो, रे इंसिडेंट कर रहा है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अब जब रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया, मान लीजिए पॉइंट एम है, तो एम पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल कहाँ से पास करेगा बच्चों? आपको मालूम है कि नॉर्मल हमेशा सी से पास करता है। नॉर्मल कहाँ से पास करता है? सी से। और जब रे रेयरर से डेंसर मीडियम में गया तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, ये भी आपको मालूम है। अब सुनो, देखो, अब नॉर्मल की ओर बेंड कितना होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि μ1 और μ2 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अधिक डिफरेंस है। यदि μ1 इज इक्वल टू μ2 तब तो कोई डेविएशन होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। यदि μ1 की तुलना में μ2 बहुत अधिक है तो बहुत ज़्यादा डेविएशन होगा, और जब बहुत ज़्यादा डेविएशन हो गया तो हमारा रे यहाँ पर इमेज बन जाएगा, और इस इमेज को हम बोलेंगे रियल इमेज। ये कंडीशन है एक रियल इमेज। और एक कंडीशन और भी हो सकता है, यदि μ1 और μ2 के बीच में डिफरेंस तो है, बट यदि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो रे नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करेगी। अब जब बहुत ज़्यादा बेंड नहीं की तो ये रिफ्लेक्टेड रे कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो इस रे को हम क्या करते हैं बच्चों? पीछे प्रोड्यूस करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर इमेज बनता है आई, वर्चुअल इमेज। तो इस केस में इस स्थिति में हम दो केस को डिस्कस करते हैं, एक फॉर रियल इमेज और दूसरा फॉर वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज को बाद में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो स्केल और पेंसिल ले करके पढ़िए। जब इस रे को आप ड्रॉ करिएगा तो बिल्कुल स्केल से ड्रॉ करिए। आप बिल्कुल ये नॉर्मल को डॉटेड करके ड्रॉ करिए, बिल्कुल ये सीधी लाइन होनी चाहिए, ये नहीं कि हाथ से मिला दिए और ऐसे जैसे मन किया वैसे घुमा दिए। रिफ्रैक्टेड रे को भी बिल्कुल आप इस स्ट्रेट लाइन
स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। अब देखो बच्चों, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दैट इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लिखते हैं आई से, उस एंगल को हम आई से लिखते हैं, दिस एंगल इज आई, आपको ये मालूम होगा। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम आर से डिनोट किए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको हमेशा अल्फा हम लिखेंगे, इमेज वाले पोजीशन को हम बीटा लिखेंगे, और जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पोजीशन को हम गामा लिखेंगे। हर एक फिगर में हम ये चीज़ लिखेंगे। बहुत सारे फिगर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लैंग्वेज लिखिए। कंसीडर पहले तो ये चीज़ है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में ये हमारा कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है। ओके, इस बात को आप लिख लिए, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है। उसके बाद लिखिए कंसीडर I is the image in denser medium mu2 of an object O in रेयरर मीडियम mu1। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, रेयरर मीडियम है। कंसीडर आई इज द इमेज इन डेंसर मीडियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट O इन रेयरर मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये क्यों बन रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन through the convex spherical surface of radius कैपिटल आर। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस आर है। इतना बात आप लिख लेंगे। अब देखो, ये लिखने के बाद आप लिखिए द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आर सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 एंड mu2 रेस्पेक्टिवली। इस बात को आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस इज सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेज mu1 एंड mu2 रेस्पेक्टिवली। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट है M है, और यहाँ पर जो आप नॉर्मल ड्रॉ किए M से प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये नॉर्मल है, MN इज नॉर्मल। अब देखिए, नाउ इन ट्रेंगल OMN, नाउ इन ट्रेंगल OMC, हमेशा आप यही ट्रेंगल लेंगे, जितना भी हम केस जब तक पढ़ेंगे इसको हम यही ट्रेंगल लेंगे। इन ट्रेंगल OMC, ट्रेंगल OMC में आप देखिए एक्सटेरियर एंगल I इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इसको इक्वेशन 1 लिख लेंगे। नाउ इन ट्रेंगल IMC, हमेशा यही ट्रेंगल लेंगे। MC आप रहने दीजिए, एक बार हम OMC लिखेंगे, दूसरे बार IMC लिखेंगे। अब IMC में देखिए एक्सटेरियर एंगल ये हो गया गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, तो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ डिवाइडिंग 1/2, डिवाइड कर दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर। डिवाइड करने के बाद आप लिख लीजिए I/R, डिवाइड करने के बाद हमको मिल रहा है यहाँ पर I/R इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस गामा अपान गामा माइनस बीटा, ऐसे हम लिखेंगे।
अब देखो बच्चों, ये जितने भी एंगल्स हैं आई, आर, गामा, अल्फा, बीटा, यदि ये बहुत छोटे हैं, इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, यदि ये एंगल बहुत छोटे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हम आई को साइन आई लिखेंगे, आर को साइन आर लिखेंगे, अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा, और साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा को लिख सकते हैं टेन अल्फा। क्यों? क्योंकि टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। यदि अल्फा बहुत छोटा है, देन व्हाट? अल्फा बहुत छोटा है तो हम अल्फा की जगह पर साइन अल्फा लिख सकते हैं, और अल्फा बहुत छोटा है तो कॉस अल्फा की जगह पर हम वन, कॉस अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये अल्फा बाई 1 दैट विल रिमेन अल्फा। तो अब ये देखिए, अपने थोड़ा सुविधा के अनुसार हम लोग लिख रहे हैं, इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, देन आई के जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ गामा अपॉन tan ऑफ गामा माइनस tan ऑफ बीटा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको नोट करने के बाद आप देखिए, इसको नोट करने के बाद चलो अब देखो, साइन आई बाई साइन आर को आप क्या लिखते हैं? साइन आई बाई साइन आर। चूंकि रे किस में जा रहा है? म्यू2 में रे जा रहा है, तो जब रे म्यू2 में जाएगा तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और tan ऑफ अल्फा को क्या लिखेंगे? tan ऑफ अल्फा को लिखेंगे हम tan अल्फा को आप लिख दिए mn अपॉन tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस ON। tan गामा को क्या लिखेंगे? tan गामा को हम लिखेंगे mn अपॉन CN, mn अपॉन CN। और फिर tan गामा को क्या लिखेंगे? mn अपॉन CN प्लस tan बीटा को क्या लिखेंगे? माइनस tan बीटा को क्या लिखेंगे? mn अपॉन ni, mn अपॉन in, ये हम लिखेंगे। अब देखो बच्चों, यदि पॉइंट एम पी के वेरी क्लोज हो, इफ द पॉइंट एम इज क्लोज टू, इफ पॉइंट एम इज क्लोज टू पी, यदि पॉइंट एम पी के क्लोज हो रहा है तो एन भी पी के क्लोज हो जाएगा। देन 1 μ2 इज इक्वल टू, एम एन के जगह पर आप क्या लिखेंगे? एम पी लिखेंगे बाई ओ पी। फिर एम पी, देखो ये एम पी क्या है? एम पी को मान लीजिए ये हाइट है, एच हम लिख रहे हैं। ये जो एम एन है ना बच्चों, ये एम एन है, उसको मान लीजिए हाइट एच है, इसको एच आप लिख लीजिए, एच अपॉन ओ एन, ओ एन को आप ओ पी लिखेंगे। सिमिलरली एम एन को आप एच मान ले रहे हैं। फिर सी एन को क्या लिखोगे बच्चों? सी पी आप लिख लीजिए। फिर एम एन को एच आप लिखते हैं, सी एन को सी पी लिखेंगे, माइनस एम एन को एच लिखेंगे, फिर इसको आई पी लिखेंगे। तो इस ढंग से ये ऐसा, इसको याद रखिए ना, ये जो हम लोग टर्म रख रहे हैं, यहाँ साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन में जितने भी डिस्टेंस है सबको पॉइंट पी से मेजर करना होता है। जितने भी जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, दो ही यहाँ पर साइन कन्वेंशन हम बता रहे हैं। देखो, जितने भी डिस्टेंस है सबको पॉइंट पी से हमको मेजर करना होता है। इसका मतलब ये जो इक्वेशंस हम लिखे हुए हैं ना, इसमें पी आया है। देखिए, हर एक जगह पी आना जरूरी है, यहाँ पे हर एक जगह पी आना जरूरी है। देखिए, इसमें सब हर एक जगह जो भी डिस्टेंस हमको मेजर करना है उसमें पी आ गया है। अब देखो, आप आई μ2 को आप क्या लिखेंगे? आई μ2 हम इसके पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। आई μ2 को आप लिखते हैं μ2 अपान μ1। अब देखो, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा? 1 अपान ओ पी प्लस 1 अपान सी पी अपान यहाँ पर 1 अपान सी पी माइनस 1 अपान आई पी, यही बच रहा है। अब देखो, ओ पी को क्या लिखोगे? ओ और पी के डिस्टेंस को आप मान लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से लिखते हैं हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। इमेज डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। हर एक डिस्टेंस को पॉइंट पी से ही मेजर होता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखो बच्चों, साइन कन्वेंशन का हम यूज करेंगे। इसके बाद
साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो ये μ2 अपान μ1, ये μ2 अपान μ1 दिस इज इक्वल टू OP। इधर देखो, और दूसरा हम ये बताए थे कि जितने भी डिस्टेंस है सबको पॉइंट P से मेजर करेंगे। और जब साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो जो रे, जो डिस्टेंस, जो यदि रे सरफेस की ओर आ रही है यानी पॉइंट P की ओर आ रही है तो उस डिस्टेंस को आप निगेटिव ले लेंगे। और जो डिस्टेंस पॉइंट P से दूर है यानी रे यदि दूर जा रही है तो उस डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लेंगे। यदि रे P की ओर आ रहा है उस डिस्टेंस को आप निगेटिव लीजिए। बस ये देखिए P से, चूंकि रे हमारा इधर जा रहा है, पॉइंट P ये है, तो हम जो डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए निगेटिव होगा। ये जो IP CP ये भी जो डिस्टेंस है वो रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए वो पॉजिटिव होगा। तो जो डिस्टेंस हम रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है दैट इज नोन एज, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस हम रे के P से ही हम लिखेंगे ना, तो जो डिस्टेंस हम रे के अपोजिट में मेजर करते हैं दैट इज टेकन एज निगेटिव, और जो डिस्टेंस रे के एलोंग होता है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ से ये P से मेजर कर रहे हैं, P से O डिस्टेंस को मेजर करेंगे PO, ये चूंकि रे के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए निगेटिव होगा। ये डिस्टेंस I है, चूंकि रे इधर जा रहा है, ये डिस्टेंस P से ही मेजर करेंगे, P स्टार्ट करेंगे, चूंकि ये इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। तो ये देखो PO आप लिखेंगे, ये इधर का डिस्टेंस है, दैट इज माइनस हो गया, -1 अपान U प्लस CP, ये इधर का डिस्टेंस है 1/r, फिर 1 अपान CP 1/r, 1 अपान IP, ये इधर का डिस्टेंस है V, 1 अपान V, ये हो गया। देख लो ये साइन कन्वेंशन है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये μ2 अपान R माइनस μ2 अपान V दिस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये μ1 अपान U प्लस μ1 अपान R, ये हो गया। तो अब सुनो देखो बच्चों, अब इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर देखिए ये μ2 अपान V है, इसको इस साइड में भेज दीजिए, तो ये देखो μ2 अपान V ये इधर आ गया, माइनस μ1 अपान U, ओके, और इस साइड में भेजिए R वाले को, ये μ2 अपान R माइनस μ1/R, ये हो गया। तो ये रिलेशन आपका आ गया, ये μ2 अपान V, ये μ2 अपान V माइनस μ1 अपान U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। ये रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब ध्यान रखेंगे, यदि रे μ2 में जा रहा है तो μ2/V लिखेंगे, माइनस μ1/U, ये μ2 माइनस μ1/R है, ये देखिए μ2 माइनस μ1/R, ये पूरा कंप्लीट ऐसे लिखेंगे। तो ये रिलेशन है। तो ये एग्जाम में पूछता है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कंडीशन भी दे देता है, यदि इमेज रियल है और ऑब्जेक्ट रेयर से डेंसर जा रहा है तो स्टेबलाइज, देन स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन μ2 μ1 एंड U एंड V, μ2 μ1 एंड R, इस ढंग से रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए आता है। अब देखो बच्चों, ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में ही, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में ही हम वर्चुअल इमेज के लिए हम यदि डिस्कस करें, जैसा कि हम फर्स्ट केस में हम बोले थे वर्चुअल इमेज, हमने बताया था यहाँ पर रियल इमेज भी बनेगा, वर्चुअल इमेज भी बनेगा। तो ये वर्चुअल इमेज का केस है। वर्चुअल इमेज का मतलब यदि μ1 और μ2 में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो रे नॉर्मल की ओर बेंड तो करेगी, लेकिन बेंड बहुत ज़्यादा ना करके थोड़ा सा बेंड करेगी, केवल रे केवल थोड़ा सा बेंड कर गई, रे बेंड की लेकिन बहुत ज़्यादा बेंड नहीं की, ये केवल थोड़ा सा बेंड की है, केवल थोड़ा सा बेंड की। अब जब रे थोड़ा सा बेंड कर रही है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा, ये प्रिंसिपल एक्सिस को तो कभी रियली मीट करेगी नहीं, कभी कहीं कट नहीं कर रही है, इसलिए इस रे को हम क्या कर रहे हैं, इस रे को हम पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, द रे इज प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। आप हमेशा स्केल से, मैंने बताया ना, हमेशा आप स्केल से बनाएंगे, स्केल नहीं लेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। ये इमेज का पोजीशन हो गया। अब देखो बच्चों, नाउ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। अब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया,
नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाया, दैट इज आर। फिर अल्फा, ऑब्जेक्ट जहाँ जो पोजीशन है वहाँ अल्फा लिखेंगे, जहाँ इमेज है वहाँ पर बीटा लिखेंगे, ये गामा वैसे ही रह गया। फिर हमने बताया था कि ट्रेंगल वही लेंगे, कौन सा ट्रेंगल हमने लिया था बच्चों, इन ट्रेंगल OMC, ये हम लिए थे। तो ट्रेंगल OMC में आप देखिए, इन ट्रेंगल OMC में I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, कोई डाउट नहीं है। नाउ इन ट्रेंगल हम बताए थे IMC लीजिए, IMC में क्या होगा, देखो बच्चों, IMC में देखिए, ये IMC में देखो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा हो गया, R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। कोई डाउट है, आप देखिए यहाँ पर, हमको नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल R हो गया, R इज इक्वल टू, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, आप ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये स्केल से आप बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ये है। ये स्ट्रेट लाइन है ये। तो हम ये बोल रहे थे बच्चों, ये R इज इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इन ट्रेंगल IMC R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, कोई डाउट नहीं है। नाउ डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 बाई 2, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, I बाई R इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा प्लस गामा। अब देखो, इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, देन हम साइन ऑफ I इज इक्वल टू लिखते हैं। इफ द एंगल आप वेरी स्मॉल आप लिखेंगे, इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एक टर्म आप लिख लेंगे, इफ द एंगल्स आर स्मॉल, इफ द एंगल्स आर स्मॉल, यदि एंगल्स बहुत छोटे हैं तो साइन I के जगह पर आप क्या लिखेंगे, I के जगह पर आप लिखेंगे साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा, जैसा फर्स्ट केस में हम बोले थे, इज इक्वल टू टेन ऑफ गामा अपॉन टेन ऑफ बीटा प्लस टेन ऑफ गामा। ओके, नाउ इसके बाद आप क्या लिखते हैं बच्चों, यदि पॉइंट M इज क्लोज टू P, साइन I बाई साइन R को क्या लिखेंगे, चूंकि रे हमारा रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये चीज़ हम लिखे हुए हैं। टेन अल्फा को क्या लिखेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर को इसको हम H लिखे थे, H बाई, और बेस क्या था OP PO, जो भी आपको लिखना है, हर एक डिस्टेंस को P से स्टार्ट करिए, तो P को ही पहले लिख लीजिए, H अपॉन PO प्लस टेन ऑफ गामा H अपॉन PC, सिमिलरली टेन ऑफ बीटा H अपॉन PI प्लस H अपॉन टेन गामा PC। अब साइन कन्वेंशन का आप यूज करेंगे, तो जब साइन, और देखो 1 अपॉन म्यू 2 को आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन म्यू 2 को आप लिखेंगे म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ये म्यू 2 अपॉन म्यू 1 ये आप लिखेंगे। H तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो जब H कैंसिल आउट हो चुका है, PO को क्या लिखोगे बच्चे, चूंकि ये रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस ले रहे हैं, रे तो इधर जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हम माइनस लिखेंगे, -1 अपॉन यू प्लस PC क्या है, रे के डायरेक्शन में है, इसलिए 1 अपॉन R अपॉन PI क्या है, 1 अपॉन V प्लस 1 बाई R, ये हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं, तो म्यू 2 अपॉन V, ये म्यू 2 अपॉन V प्लस म्यू 2 बाई R इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए, माइनस म्यू 1 अपॉन माइनस म्यू 1 बाई R। टेन अल्फा को आप लिखे थे, चूंकि टेन अल्फा को PO आप लिखे थे, PO को माइनस हो गया, PC प्लस हो गया, फिर PI, देखो PI भी माइनस होगा, क्योंकि ये जो PI जो हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, रे तो हमारा इधर है ना, रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किए हुए हैं, इसलिए यहाँ भी ये माइनस होगा, तो आप माइनस म्यू 2 बाई V होगा ना, ये दिस माइनस म्यू 2 बाई V प्लस म्यू 2 बाई R इज इक्वल टू माइनस म्यू 1 बाई U प्लस म्यू 1 बाई R, म्यू 2 बाई V प्लस म्यू 2 बाई R माइनस म्यू 1 बाई U प्लस म्यू 1 बाई R
प्लस म्यू वन बाई आर। अब इसको आप सॉल्व करिए, सब म्यू टू को आप इस साइड, म्यू टू वाले टर्म को, टू वाले टर्म को इधर आप भेज दीजिए, तो ये म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू आर वाले को एक साइड में, लेफ्ट साइड में ले लीजिए, तो ये म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ना, सेम रिलेशन वही आ गया, रिलेशन आ गया आपका म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस रहा व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। अब देखो बच्चों, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को ही हम डिस्कस करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। इसका सेकेंड पार्ट आप देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। अब आप देखिए इस बात को, ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, दिस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है बच्चों, और इस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट ओ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ दिस इंसिडेंट रे, और जब ये इंसिडेंट रे है तो आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मान लीजिए ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है। अब देखो हम ये बताए थे when ray travels from denser medium to rarer medium it bends away from the normal। यदि म्यू टू और म्यू वन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो बेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और बेंडिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये इसका रियल इमेज बनाने लगे, इस एक्सिस पर एक्चुअली कट कर जाए, एक्चुअली मीट करे, तो ये रियल इमेज हो गया। तो ये रियल इमेज हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, ये रियल इमेज का इमेज कैसा बन रहा है बच्चों, रियल इमेज बन रहा है। तो थोड़ा इस बात को आप लिख लीजिए, आई इज द इमेज इन रेयरर मीडियम म्यू वन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ इन डेंसर medium mu 2 formed due to convex spherical surface of radius of curvature कैपिटल आर। इस बात को आप लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके आप ये लैंग्वेज को लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब फिर जो हम ट्रेंगल लेते थे, अब ध्यान रखिएगा, ये ओ पॉइंट था, ये एम है और इसको सी बोलते हैं, और ये पॉइंट पी है। यहाँ जो नॉर्मल ड्रॉ करते थे ओ एन है, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ कोई चेंज होने वाला नहीं है। ओ पर जो एंगल बनेगा दैट इज अल्फा, आई पर जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज गामा। अब देखो, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर हो गया। तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब जो हम ट्रेंगल लिया करते थे पहले, जो दो फिगर में हमने ट्रेंगल लिया है वही ट्रेंगल यहाँ भी लिखिए, इन ट्रेंगल ओ एम सी, यही हम लिए थे। तो ओ एम सी में आप देखिए, ओ एम सी में एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सिमिलरली और कौन सा ट्रेंगल लेते हैं बच्चों, इन ट्रेंगल आई एम सी, इन ट्रेंगल आई एम सी में आप जाइए, आई एम सी में आ जाइए, आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं बच्चों, अब डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आपको मिलेगा, आई बाई आर इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस आई अपान, सॉरी, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा,
गामा माइनस अल्फा, गामा दोनों में आना चाहिए, आई वाले टर्म में भी और आर वाले टर्म में भी, दोनों में गामा आना चाहिए। तो आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा अपान गामा प्लस बीटा, ये हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इफ द एंगल्स आर स्मॉल, इफ द एंगल्स आर स्मॉल, यदि एंगल छोटा है तो क्या लिखेंगे बच्चों, साइन ऑफ आई अपान साइन ऑफ आर इज इक्वल टू tan ऑफ गामा माइनस tan ऑफ अल्फा अपान tan ऑफ गामा प्लस tan ऑफ बीटा, ये आप लिखेंगे यदि एंगल छोटे होंगे तब। हम मिटा दे रहे हैं फिर, अब देखो बच्चों, इसके बाद साइन आई बाई साइन आर को आप क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर, चूंकि रे इस मीडियम में जा रही है, μ1 में जा रही है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको आप लिखेंगे दैट विल बी μ1 बाई μ2, ये ध्यान रखेंगे। यदि रे μ1 में गया तो μ1 बाई μ2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 हमको लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू 2, दैट इज 2μ1, इसको हम लिखते हैं μ1 बाई μ2। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अब कई बार इसको हम कर चुके हैं। तो दिस μ1 अपन μ2, तो μ1 अपन μ2 इक्वल टू tan गामा, tan गामा को क्या लिखोगे, ये पूरा का पूरा हाइट क्या है, ये h है, तो आप h लिखेंगे, h अपन, जब गामा कहाँ होगा, गामा c पर बनता है, cp, हर एक डिस्टेंस को आपको p से मेजर करना होगा। व्हेन m इज क्लोज टू p, ये भी आपको पता होना चाहिए, व्हेन m इज क्लोज टू p तो n भी, m इज क्लोज टू p तो n भी p के क्लोज हो जाएगा। तो हम cn के जगह पर क्या लिखते हैं, cp लिखते हैं, माइनस अल्फा माइनस h अपान अल्फा का मतलब OP, फिर गामा h अपान CP प्लस बीटा h अपान IP। अब सुनो देखो बच्चों, सभी डिस्टेंस को P से मेजर किया गया है। यदि कंडीशन आप लिखना चाहेंगे तो कंडीशन आप लिख लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन, व्हेन m इज क्लोज टू P, क्यों, सिंस m इज क्लोज टू P, तब इस केस में होगा, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इम्प्लाइज μ1 अपान μ2 इज इक्वल टू 1 अपान CP माइनस 1 अपान OP अपान 1 अपान CP प्लस 1 अपान IP। अब देखेंगे CP को क्या आप लेंगे, अब साइन कन्वेंशन आप देख लीजिए, साइन कन्वेंशन आप देखिए, तो साइन कन्वेंशन में हम आपको बताए थे कि सभी डिस्टेंस को P से मेजर करेंगे और जिधर से रे आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे दैट विल बी टेकन एज निगेटिव। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, ये U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस डिस्टेंस को आप R से लिखते हैं, और इमेज डिस्टेंस को आप V से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका। तो R और U दोनों हमारा क्या हो गया, CP और OP दोनों निगेटिव होगा। तो यहाँ पर μ1 अपान μ2 को आप क्या लिखेंगे बच्चों, 1 अपान CP दैट इज माइनस 1 बाई R, OP ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर का डिस्टेंस है, प्लस 1 अपान CP 1 बाई R, 1 अपान IP ये माइनस होगा 1 बाई R, 1 अपान IP ये इधर डिस्टेंस है प्लस होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आप लिखेंगे इधर माइनस μ1 बाई R प्लस μ1 बाई V इज इक्वल टू, अब μ2 को इधर करिए, माइनस μ2 बाई R प्लस μ2 बाई U प्लस μ2 बाई U। तो अब इसको μ2 को इस साइड में कर देंगे, तो μ1 बाई V माइनस μ2 अपान U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपान R। ये हो गया, ये रिलेशन रहा। चूँकि रे μ1 में गया तो आप लिखेंगे μ1 अपान V, यदि रे μ2 में जाता था तो आप लिखते थे μ2 अपान V। तो ये याद करने का एक तरीका है। ये तो रियल इमेज के लिए आपने बनाया। अब दूसरा केस देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा केस क्या है बच्चों, सेकेंड केस, यदि देखो ये रे बेंड हो रही है, ठीक है, व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम denser medium to rarer medium, it bends away from the normal, okay, नॉर्मल से दूर तो हटी,
लेकिन यदि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई तब क्या होगा? नॉर्मल से दूर तो गई, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर तो हट गई, नॉर्मल से दूर तो हट गई, लेकिन दूर बहुत ज़्यादा दूर ना हो करके, देखिए रे को इधर जाना था, थोड़ा बेंड हुई है, आप ध्यान दीजिए, रे थोड़ा सा बेंड हो गई है, बेंड हुई है रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो हुई है, लेकिन उस केस में बहुत ज़्यादा बेंड हुई थी और बेंड होकर के रियल इमेज बना रही थी। इस केस में रियल इमेज नहीं बना रही है, बेंड हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो है, ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा अवे नहीं हुई है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस को कभी भी ये रे मीट करने वाली नहीं है। इसको यदि हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, इसी रे को हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका इमेज यहाँ पर बनता है आई। तो ये सेकेंड केस इसका है वर्चुअल इमेज। फर्स्ट क्या था भाई? व्हेन इमेज वाज रियल, व्हेन इमेज इज वर्चुअल, तब फिर उसी ढंग से डिस्कस करेंगे। आप ट्रेंगल वगैरह वही लेंगे आप, इन ट्रेंगल ओ एम सी, आप देखिए ये पॉइंट तो एम हुआ करता था। रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, आर हम बोलेंगे इसको। तो इन ट्रेंगल ओ एम सी व्हाट, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, तो दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रेंगल आई एम सी, ट्रेंगल आई एम सी हम लेंगे तो क्या होगा भाई? आई एम सी में देखो ये एंगल बीटा होगा, आई एम सी में गामा इज इक्वल टू वाट। अब देखिए ये एंगल आर है ना, ये ध्यान दीजिए, ये एंगल आर है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी आर होगा। कौन एंगल आर होगा? ये देखो ये पूरा का पूरा एंगल आर होगा, ये पूरा एंगल आर हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आर हुआ। तो गामा इज इक्वल टू व्हाट इन ट्रेंगल आई एम सी, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 डिवाइड कर देंगे तो आप क्या लिखेंगे? आई बाई आर इज इक्वल टू, आप लिखेंगे आई बाई आर इज इक्वल टू व्हाट, आप लिखेंगे डिवाइड करने के बाद आई बाई आर इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा, ये आपको लिखना होगा। इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, यदि एंगल छोटे हैं तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू tan ऑफ गामा माइनस tan ऑफ अल्फा अपॉन tan ऑफ गामा माइनस tan ऑफ बीटा, ये हो गया। अब देखो बच्चों, अब क्या आप लिखेंगे? हम इसको मिटा दे रहे हैं। साइन आई बाई साइन आर को क्या लिखेंगे? चूंकि रे μ1 में गया तो आप लिखेंगे यहाँ पर μ1 बाई μ2, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ गामा को क्या लिखिएगा? h अपॉन सी पी, tan ऑफ अल्फा को h अपॉन ओ पी, अल्फा मतलब ओ, गामा सी और बीटा आई, फिर गामा h अपॉन सी पी माइनस h अपॉन आई पी, ये आप लिखेंगे। तो नाउ हियर μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू व्हाट, h कैंसिल आउट हो गया। ये इधर के जो भी डिस्टेंस है सब निगेटिव होंगे, तो यहाँ पर सी ओ आई सब तो रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सबको निगेटिव लिखना होगा। तो यहाँ पर -1 बाई आर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई यू, यहाँ -1 बाई आर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे तो क्या होगा बोलो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये लिखना होगा, देखो μ1 अपॉन भी माइनस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू इधर
माइनस μ2 बाई आर प्लस μ1 बाई यू। अब देखो μ1 अपान भी, अब μ1 बाई यू को इधर कर दीजिए, तो μ1 बाई भी, एक मिनट, आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे किया, माइनस μ1 बाई भी माइनस, फिर यहाँ पर माइनस μ2 बाई आर माइनस सॉरी प्लस μ2 बाई यू, μ2 है ये, μ2 बाई यू, μ2 अपान यू है, तो μ1 अपान भी ये इधर आ जाएगा टर्म, तो माइनस μ2 बाई यू इज इक्वल टू, ये μ1 इस साइड में चला गया, तो ये μ1 माइनस μ2 बाई आर, ये रिलेशन हो गया। रिलेशन सेम है, देखो दो ही रिलेशन आ रहा है, यदि रे μ1 में गया तो μ1 बाई भी, यदि यही रे पहले जैसे फर्स्ट केस में रेयर टू डेंसर जाता था μ2 में, तो आप लिखते थे μ2 बाई भी। तो ये रहा है आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में चार केस डिस्कस किए हैं बच्चों। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो वहाँ पर दो केस आया था, एक रियल के लिए और एक वर्चुअल के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो यहाँ पर भी दो केस आया है, एक रियल के लिए और एक वर्चुअल। तो एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इस पर हम करा दे रहे हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम करा दे रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम डिस्प्ले हम कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ ग्लास इज 4 सेंटीमीटर, देयर इज एन एयर बबल at a distance 1 centimeter from the center of the sphere, full stop. The refractive index of the glass is 1.5. At what distance the bubble will appear when seen through the surface? पहला nearer the bubble और दूसरा farthest from the bubble। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपका स्फीयर दिया हुआ है, इस स्फीयर का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। और यहां से इस सेंटर से 1 सेंटीमीटर पर एक बबल है, सेंटर से 1 सेंटीमीटर पर एक बबल है, यहां पर 1 सेंटीमीटर पर। अब कह रहा है दो जगह से देख रहे हैं, एक हम बबल से नजदीक खड़ा होकर के देख रहे हैं, फ्रॉम नियरर पॉइंट, फ्रॉम नियरर पॉइंट, फ्रॉम द नियरर पॉइंट, यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से नियरर पॉइंट से देख रहे हैं, और दूसरा फ्रॉम द फारदेस्ट पॉइंट, ये दूर इधर, इस एक बार इधर से हम देख रहे हैं, एक बार इधर से देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है कि जब नियरर पॉइंट से देख रहे हैं तब कहाँ पर इमेज आपको अपीयर होगा, और जब इस साइड से देख रहे हैं तब कहाँ पर इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर अपीयर होगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों, ये मान लीजिए हमारा इंसिडेंट रे, हमारा ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल एट द, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ओके, ओ हो गया, सी हो गया, ये पॉइंट हमारा एम हो गया। अब देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे जब डेंसर से रेयरर में गया, तो आपको जब डेंसर से रेयरर में गया तो क्या हुआ, नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागना है ना। जब रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर होगा। अब इसको यदि आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर इसका इमेज होगा आई, यही पूछ रहा है कि यहाँ से ये कितना डिस्टेंस होगा, पी आई आपको डिस्टेंस निकालना है। पीओ दिया हुआ है और पीसी भी दिया हुआ है। तो अब देखो ये केस क्या है, जब रे μ2 से μ1 में गया तो हमारे पास फार्मूला है μ1 अपान भी, अभी हम डेराइव किए हैं, माइनस μ2 अपान यू इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर, ये हम डिस्कस किए हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया हुआ है 1.5, तो μ2 कह रहे हैं तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज μ2 अपान μ1, ये मतलब हुआ। तो यदि हम μ1 से डिवाइड कर दें, एक बार μ1 से आप डिवाइड कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, μ1 से डिवाइड कर देंगे तो 1 अपान भी माइनस μ2 अपान μ1 अपान u इज इक्वल टू μ1 से आपने डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस μ2 अपान μ1 बाई आर। कोई दिक्कत?
हमको नहीं लगता है कोई डाउट है। म्यू 1 से हमने डिवाइड कर दिया। क्यों म्यू 1 से डिवाइड किया? क्योंकि 1 म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये एयर है, ये दिया हुआ है 1.5। तो 1.5 क्या दिया है? म्यू 2 अपन म्यू 1 दिया हुआ है, तो हमने म्यू 1 से सब में डिवाइड कर दिया। तो ये म्यू 2 अपन म्यू 1, यहाँ भी म्यू 2 अपन म्यू 1 आ गया। अब देखो बच्चों 1 अपन भी, ये तो पूछ रहा है म्यू 2 माइनस म्यू 1 1.5 दिया है। यू दिया हुआ है, हर एक डिस्टेंस को पी से लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो ये पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो चूंकि जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो रे के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसलिए ये निगेटिव होगा। तो जब ये निगेटिव जब आप डिस्टेंस लेंगे तो ये निगेटिव और निगेटिव ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ये जो डिस्टेंस है ओपी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये पीसी क्या है? पीसी 4 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पीसी दिया हुआ है। ओपी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पीओ कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। हर एक डिस्टेंस को पी से मेजर करना है, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किए हुए हैं, इसलिए माइनस लिखेंगे। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। बहुत क्लियर होना चाहिए आपको ये चीज़। माइनस फिर म्यू 2 अपन म्यू 1 दैट इज 1.5। आर का भी वही हाल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये भी ये डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं, पी से मेजर कर रहे हैं, रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए माइनस हो गया। तो -4 हो गया इस ढंग से। तो ये दिस इम्प्लाइज 1/v प्लस ये 3/2 हो गया, ये ना 3/2, ये अपान 3 तो है ही। और ये कितना हो गया बच्चों? ये 1 - 1.5, तो ये माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, ये फिर ये 0.5 हो गया अपान 4 हो गया, ये इस ढंग से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1/v इज इक्वल टू, ये v है, 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू हो गया, ये 3 कैंसिल आउट हो गया। 1/v प्लस 1/2 इज इक्वल टू ये 5/2, ये 1/2 होगा, दैट इज 1/8। तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/2। तो दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 8, 1 माइनस 4, तो 1/v इज इक्वल टू 3/-3/8। तो दैट इज v is equal to what? v is equal to -8/3, 2.67। इसको सॉल्व आप कर दिए तो ये आ गया माइनस का मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को ही आप माइनस ले रहे हैं, रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। कितने डिस्टेंस पर होगा बच्चों? ये डिस्टेंस आ गया आपका 2.67। दिस विल बी द आंसर ना, ये PI 2.67। ओके, तो ये रहा 2.67 पर इमेज इसका बनेगा। 8/3 डिवाइड कर लीजिए, 8/3 कितना हो जाएगा? 2.67 या 2.7 भी आंसर में दिया हुआ है, 2.7, कोई बात नहीं। आप सुनो, देखो इसी में दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसी फिगर में दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा पार्ट कह रहा है जब आप फर्दर पॉइंट से देख रहे हैं, फर्देस्ट पॉइंट, सेकेंड फर्देस्ट पॉइंट से आप देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं भाई? फ्रॉम द फर्देस्ट पॉइंट। फर्देस्ट पॉइंट का मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं। अब इस साइड से देखने के लिए आप इसको हटाइए, ये पूरा चीज़ आप इसको हटाइए। ऑब्जेक्ट तो वही है, ऑब्जेक्ट तो वहीं पर है, ऑब्जेक्ट वहीं पर है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट वहीं पर है, तो ये अब इस डायरेक्शन में हमको देखना होगा। ये नॉर्मल हो गया बच्चों, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। और जब रेयरर से डेंसर में गई तो नॉर्मल से दूर हटेगी थोड़ी रे, ये नॉर्मल हो गया बच्चों। जब रेयरर से डेंसर से रेयरर में गई तो नॉर्मल से थोड़ी दूर हटेगी। तो जब नॉर्मल से दूर हट गई तो रियल इमेज तो बनना नहीं है। इस रे को अब क्या करेंगे? पीछे की ओर प्रोड्यूस करिए, पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ये इसका इमेज होगा। हमको इस पॉइंट से देखना है। फिर अब फार्मूला आप वही यूज करेंगे, कौन सा?
रे चूंकि म्यू2 से म्यू1 में चली गई, एयर में चली गई, तो आप लिखेंगे म्यू1 अपान भी माइनस म्यू2 अपान यू इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। इसको फिर म्यू1 से आप डिवाइड किए थे तो 1 अपान भी माइनस म्यू2 अपान म्यू1 बाई यू, म्यू2 अपान म्यू1 बाई यू। फिर म्यू1 से डिवाइड किए थे तो 1 माइनस म्यू2 अपान म्यू1 बाई आर, ये आ गया था। 1 अपान भी आपको पूछ रहा है, म्यू2 माइनस म्यू1 दिया हुआ है 1.5। यू क्या लेंगे, चूंकि यहाँ भी, चूंकि यहाँ से देख रहे हैं तो रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, रे इधर जा रहा है, अब सभी डिस्टेंस आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यू कितना होगा, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो यू कितना होगा, 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस 1 सेकेंड 1.5। आर कितना हो गया, आर माइनस 4, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 1 अपान भी प्लस 15/3, आप 15/10 लिखेंगे तो 3/2 हो गया। ये आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.3 हो गया, ये 0.3 दैट इज 3/10 हो गया। एंड दिस वन 0.5 अपान 4, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, तो 1 अपान भी इज इक्वल टू 1 अपान भी प्लस 3/10 इज इक्वल टू ये 1/2 दैट इज 1/8, तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 3/10। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ओके तो 1 अपान v इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये 40 कर देंगे, ये 5 माइनस 3 5, ये 40 हो गया, तो 5 फिर ये माइनस 12 हो जाएगा, तो दैट इज v इज इक्वल टू 1 अपान v इज इक्वल टू माइनस 7/40, तो v इज इक्वल टू माइनस 40/7, तो इसका मतलब माइनस 5.7 होगा ये, ओके माइनस का मतलब इस डायरेक्शन में। आप देखिए ये जो इमेज बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5.7 होगा। तो ये जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल डायग्राम को अब बना करके पढ़िए, इमेज भी बनाए। देखिए हम अब यहाँ पर आपको भी जस्टिफाइड लग रहा होगा कि यहाँ से इमेज इस ढंग से बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5.7 ही होना चाहिए। जैसे आंसर आपका 3 आता, इमेज तो इधर कभी बनेगा नहीं, इसलिए जो 3 आंसर यदि आपका 3 आंसर आता तो वो गलत रहता। ठीक है, तो और हम आपको होमवर्क दे रहे हैं इसी फार्मूले पर सॉल्व करने के लिए। आप क्वेश्चन हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं, आप बनाइए इसको, देखिए क्वेश्चन डिस्प्लेड है। ओके, थैंक यू।